हेलो नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। रात के 9 बजे हैं। वक्त है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर बेसहारा महिलाओं की बेटी बन गई। एक इंस्पेक्टर गरीब बच्चों का भविष्य संवारने के लिए टीचर बन गया। एक लेडी ऐसी है जिसके दरवाजे पर जॉब मांगने आई कोई भी महिला कभी निराश नहीं लौटती। आज देश की बात में ऐसे ही लोगों की कहानियां दिखाऊंगी। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए एक मिशन बन गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन को राधा कृष्ण की नगरी माना जाता है, लेकिन इस नगरी में देश भर से आई हजारों विधवाएं भी रहती हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्हें अपनों ने ही पराया कर दिया। कुछ ऐसी हैं जो अकेले होने पर बेसहारा हो गई। ऐसी महिलाओं के गुजर बसर के लिए आश्रम बड़ा सहारा है, लेकिन वृंदावन में एक आश्रम बाकी आश्रमों से अलग है। यहाँ 85 माएं अपनी एक लाडली बेटी के साथ हंसी खुशी रहती हैं। तो मैं तो भगवान को भजन के लिए आया। इन लोग आया घर में कष्ट पाकर, मैं सोचती थी इनको भजन, इनको सेवा करेंगी तो हो सकता भगवान मेरे पर वो ज्यादा प्रसन्न हो जाए। ऐसे ही कर कर मेरा धीरे धीरे भजन छूट गया और माता के ऊपर प्यार बढ़ते गए। कोलकाता की श्यामा दासी करीब 22 साल से वृंदावन में है। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया था, लेकिन आज उनके पास 85 माएं और वो इन सब की इकलौती लाडली बेटी। श्यामा वृंदावन में विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रम चलाती है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आई महिलाएं रहती हैं, जिनकी उम्र 50 से 103 साल के बीच की है। अपनों से दूर श्यामा की बसाई छोटी सी दुनिया में ये सब महिलाएं खुश हैं और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। अभी 85 माता है हमारे पास। यहाँ पे जो है हमारे पास में 85 से अंदर कम से कम 60 लोग जो बीमार हैं, जिसको शुगर, बीपी और अलग अलग बीमारियां। कुछ लोग ठीक है, किंतु वो भी कुछ ना कुछ दिक्कत में है। तो यहाँ पे 12 लोगों को तो पूरा डायबिटीज है, जो सुई वगैरह इंसुलिन वगैरह लेते हैं। मतलब हम लोग जो चल फिर सकते वो सब हम लोग सेवा में आपस में मिल जाए, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है जो मैं एक केयर टेकर रखूं। श्यामा के कोलकाता से वृंदावन आने का वाकया भी काफी दिलचस्प है। श्यामा बताते हैं कि वो तो अपने कृष्ण मामा से मिलने वृंदावन आई थी, लेकिन फिर यही की होकर रह गई। भगवान का ऊपर भक्ति था, किंतु हम भगवान शिव जी को मानते थे। जो ठाकुर जी है, राधा रानी है, ठाकुर जी है, श्याम सुंदर है, हम उनको अपना मामा समझते, क्योंकि हमारा मामा नहीं है। मेरा 7 मौसी और मेरा एक मम्मी, 7 बहन है। 7 बहन है। हमारा बचपन में हमको भी मामा का घर नहीं रहते थे, तो जब बोलते थे मम्मी मेरे को मामा का घर जाना है, तो बोलते तेरे मामा जो है गुस्सा होकर घर में नहीं है, उसको बुलाने से वो आते हैं।
तो मैं बोलते मम्मी कहाँ मिलेगा, तो बोलते वृंदावन में। और तो मैं उनको मन में आज मैं भी वृंदावन में जाएंगी, मेरा मामा को दर्शन करेंगी और मतलब मेरा मामा को सच में मैं मिलेंगी, क्योंकि बचपन में बहुत ही था मेरा मामा को घर जाने के लिए। बंगाल से आई श्यामा के लिए वृंदावन में टिकना आसान नहीं था, क्योंकि वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थी। अपने मिशन तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत तप करना पड़ा। हर एक आश्रम में गया, हर आश्रम से मेरे को वंचित कर दिया, बोला नहीं रखेंगे, इतना छोटा उम्र का लोगों को नहीं रखेंगे। मैंने बोला मैं बहुत सेवा करेंगी, कोई जगह मेरे को रखा ही नहीं। फिर मेरा पापा घर गया, मेरा पापा मेरे को छोड़कर गया मेरा दादी को पास में, जो गुरुजी को माँ का पास। फिर हम लोग ने 3 महीना तक बहुत कोशिश की रहने के लिए, रहने का जगह मिल ही नहीं रहा। एक माता जी है जो ब्रजवासी है, मतलब हिंदी में बात करते, मेरे को क्योंकि मैं हिंदी नहीं आते थे, उनको सेवा करते थे। वो मेरे को कुछ बोलते, मैं कुछ लेकर जाते तो उसमें मेरे को पिटाई भी करते थे। एक दिन लात मारकर रात में घर से निकल गया। श्यामा बताती है कि आश्रम में रहने वाली महिलाओं से मिलने उनका अपना कोई कभी नहीं आता। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिन्हें उनके अपने बच्चे झूठ बोलकर आश्रम में छोड़ गए। कुर्सी पर बैठी इस बुजुर्ग महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्यादा कुछ बताने में नाकाम इस महिला को दिल्ली का एक परिवार आश्रम में छोड़कर चला गया। कोई भी लड़का हो और उनको परिवार वाला है, झूठ नहीं बताकर जाए ये रास्ता में मिल गया कि ये जानती नहीं हूँ, ऐसे झूठ पता, झूठ एड्रेस, झूठ फोन नंबर देकर ना जाए, क्योंकि इनको इस बात का दुख हो रहे जे मेरे को झूठ बोलकर गया, जे मेरा कोई नहीं यार मेरे को रास्ता में मिला, यही बात का इनको दुख है। इस बात के लिए रोते। कोई भी माता जी को ऐसे झूठ मत बोलकर जाए। देखो इनको बेटा फैक्ट्री चलाते, बड़ा बेटा जो फैक्ट्री चलता है, मेरे को झूठ बोलकर गया जे रास्ता में मिला हुआ माता जी। कोई भी बच्चा अपना मम्मी पापा के लिए झूठ मत बोलिए प्लीज, आप लोग सुन लीजिए। यही माता पिता भगवान का एक स्वरूप होते हैं, भगवान ही कई सब कुछ होते हैं। इनको सेवा करिए तभी भगवान का कृपा मिलेंगी। क्या प्यार मिलते। मैं 1 घंटा के लिए भी बाहर जाते ना तो मेरे को सब लोग बोलते कहाँ गया था, क्यों देर हो गया, तुमको कुछ हो जाएगा तो हमको कौन देखेगा। मेरे को तो मारते भी है माता लोग, डंडा से मेरे को पिटाई करते, मेरे ऊपर हाथ उठाते, बोलते तुमको कुछ हो जाएगा तो हम लोग सब मर जाएंगे, कौन देखेगा हम लोगों को, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे को पता है माँ क्या होते, रोते घुट घुट कर उनके लिए। यहाँ पे है बच्चा छोड़कर यहाँ पे, फिर भी बच्चा के लिए आशीर्वाद कर रहे भगवान से। मेरा बच्चा किधर भी रहे, कहाँ भी रहे, फिर भी मेरा बच्चा खुश रहे। परेशानी में आए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं। मेरा बच्चा 4 हैं, 4 में जी में एक बच्चा फिर कुछ दिन रखा, जेवर बैंक की उसकी नौकरी लगा दी पुलिस में। बाद में कहता है कि माँ हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा। बहू कहती है मेरा मुंडा फटता है तेरे रहने में। रोजाना करीब 100 लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना, बुजुर्ग महिलाओं की बीमारियों पर हजारों रुपए खर्च करना, आश्रम का किराया, ये वो तमाम मुश्किलें और चुनौतियां हैं जो श्यामा हर रोज पार करती है और अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। वो इसे ईश्वर की सेवा करने का बड़ा मौका मानती है। जी, सबसे मैं तो मदद यही मांगेंगी, सबसे निवेदन करेंगी, हमारा माताओं के लिए छोटा सा जो भी बन रहे उस बन जाए, उस आश्रम को जल्दी से जल्दी बन जाए। और मैं सब माताओं को इकट्ठा लेकर, जैसे अपना माँ बच्चा को लेकर एक साथ में रहना चाहता हूँ, मैं भी इस सब माताओं को लेकर इकट्ठा रहना चाहता हूँ। ये वृंदावन है, यहाँ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। लेकिन इस आश्रम में जब वृद्ध महिलाएं राधे राधे बोलती हैं तो उनके पास श्यामा दासी पहुंच जाती हैं, उनका दुख जानती हैं, उन्हें संभालने की कोशिश करती हैं। जो अपने थे वो छूट गए और कहते हैं कि जब अपने हाथ छोड़ते हैं तो पराये थामते हैं। लेकिन ये वृद्ध महिलाएं कहती हैं कि श्यामा दासी ने इनका हाथ इस तरह से थामा है कि लगता है कि खुद श्याम ने इनका हाथ थाम लिया, मतलब भगवान मिल गया। अब जो भी हो जीवन का उद्धार तो होकर रहेगा। इस वक्त हमारे साथ वृंदावन से श्यामा दासी जुड़ी हैं।
आपका स्वागत है श्यामा जी। श्यामा जी, आप बहुत नेक काम कर रही हैं। आपका अपना आश्रम कब तक तैयार होने वाला है? जी, हमारा आश्रम देखिए, आप लोग तो जानते हैं हमारा आश्रम किराए पे और 3-3 आश्रम है। तो जब तक ठाकुर जी का, राधा रानी का कृपा नहीं होगा तब तक बन नहीं सकते। और जो हमारे पास डोनेशन आते हैं वो अभी इतना नहीं है जो अभी हम लोग आश्रम बना सकते। और जो आते वो हमारा किराए पे और माता को राशन में, दवाई वगैरह में लग जाते हैं। उससे ज़्यादा चाहिए, किंतु उतना जितना चाहिए उतना भी नहीं है हमारे पास। आज जब आएंगे तब हम लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे। आश्रम चलाने में अभी कितनी मुश्किलें आ रही हैं और सरकार और लोगों से क्या मदद चाहती हैं आप? बहुत परेशानी सामना करना पड़ता है, अभी भी परेशानी करना पड़ता है माता लोगों को, क्योंकि कोई भी माता जी को पेंशन नहीं है, कोई भी माता जी को मतलब आधा राशन कार्ड नहीं है, कोई भी माता जी को दवाई फ्री नहीं मिलते। हॉस्पिटल में कोई माताओं को दवाई फ्री नहीं मिलती, क्योंकि बोलते तुम्हारा ट्रस्ट है, तुम्हारा ट्रस्ट क्यों नहीं पैसा दे सकते। तो हम ट्रस्ट भी मैं ही बनाया, और इतना बड़ा नहीं है जो मैं जितना माताओं को बीमारी का कारण कुछ पैसा, हाँ हर महीने में कम से कम 20-30 हज़ार रुपये लग जाते, किंतु उससे ज़्यादा भी लगते, किंतु उतना मैं उतना खर्चा करने नहीं पाता। और सरकार से ये निवेदन है, मेरा माताओं को पेंशन बन जाए, राशन कार्ड बन जाए और उनको दवाई फ्री हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भगवान और ताकत दे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने लिखा है, अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं, दुआ भी साथ चलती है। पूरी दुनिया हार मान जाए, पर एक मां अपने बच्चे की जिंदगी संवारने में कभी हार नहीं मानती। ये बात साबित की है लखनऊ की एक मसाला फैक्ट्री में काम करने वाली कुछ महिलाओं ने। ये महिलाएं अनपढ़ हैं, पर अपने जुनून से आत्मनिर्भर बनी और अपने घर परिवार को मजबूत बना रही हैं। 15,000 रुपए एकदम बता दी, 16,000 रुपए। तो मैंने कहा कि हम तुमको देंगे, तुम बेटी की आंख लगवा के आओ। अलीगढ़ गए, तब अलीगढ़ में आंख लगी इसकी। तो जब आंख लगवा ली तो मैम ने पैसा दिया हमको, तब आंख लगवाने के लिए गए। मैम ने कहा अब तुम्हारी बेटी को स्कूल में पढ़ने जाएगी अब ये। अपनी बेटी के लिए इलाज के लिए पहाड़ जैसी मुश्किलों को पार करने वाली विनीता की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। बेटी जब 1 साल की थी तो डॉक्टरों ने उसकी एक आंख में कैंसर बता दिया था। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, लेकिन विनीता के पास न तो इतने पैसे थे और न ही कोई नौकरी। पढ़ी लिखी न होने की वजह से उन्हें कोई काम भी नहीं देता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सपना उपाध्याय उनके लिए मसीहा बनकर आई। सपना ऐसी महिलाओं के लिए मसाला फैक्ट्री चलाती है जिनके परिवार में लोग कैंसर से पीड़ित रहे हैं। विनीता भी उनमें से एक है। बेटी बहुत छोटी थी, 1 साल की थी, तो अचानक में उसकी बिल्ली जैसी आंख चमकने लगी थी। तो उसको डॉक्टर दिखाया प्राइवेट, तो प्राइवेट डॉक्टर ने कहा इसको मेडिकल कॉलेज ले जाओ। तो मेडिकल कॉलेज जब ले गए तो मेडिकल कॉलेज में ले जाने के बाद उन्होंने कहा इसकी आंख में कैंसर है। तब तो हम लोग घबराने लगे। जब घबराने लगे तो उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कराओगे तब, नहीं तो बढ़ता चला जाता है। तो फिर हम लोगों ने कहा ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब इतना खर्चा आ गया, और मेरी एक चाय की छोटी सी दुकान, हम लोग कहेंगे इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे। तब भी मतलब हिम्मत जुटाते रहे, थोड़ा इलाज शुरू कर दिया। तब इसका हाई स्कूल इसने पास किया, इंटर में भी पास कर लिया। इंटर में 75% इसके नंबर आए। सिर्फ विनीता ही नहीं, इस फैक्ट्री में काम करने वाली और भी महिलाएं हैं जिनके बच्चे कैंसर से ठीक हुए हैं और परिवार का सहारा बनने की राह पर हैं। बहुत मैम एक मुश्किल रहा, इतनी कि एक पैसा का हम लोग दुखी हो गए कि एक पैसा हमारे पास नहीं रहा। मैम पता नहीं कैसे हम सोचन कि या बच्ची नहीं, मगर जब ते दिन मान लो कि सांस चलती रही
तो हम लोग इलाज करने के लिए पीछे नहीं छोड़े। और अभी मैम भी नहीं हमारा पीछा छोड़ी है, ना तो हम मैम का पीछा छोड़े हैं। और हमारी बिटिया का पढ़ा रही हैं, अब डॉक्टरी लाइन में भी हम बिटिया के यहाँ हमारी करवा दी हैं। हम हैं स्वर्ण मसाला फैक्ट्री में, जो दूसरे फैक्ट्री से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं हैं उनको एक समान बात जोड़ती है, वो ये कि इनमें से सभी के बच्चों को कैंसर था, जिससे वो ठीक हुए हैं और उसके बाद अपने परिवार का साथ देने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर इलाज और परवरिश देने के लिए ये महिलाएं यहाँ काम करती हैं। आपसे बात करते हैं, ये बताइए कि आपके बच्चे को कैंसर था, फिर आप यहाँ काम करने लगी। यहाँ काम करने से कितना हौसला आया है आपको? मैम हमें हौसला बहुत आया है मैम। हम लोग जो कभी भी ये नहीं सोचे थे कि हम लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे और मैम कभी भी कुछ आगे बढ़ पाएंगे, गांव में ही रह जाएंगे। लेकिन मैम यहाँ पे काम करने से हम लोग को हिम्मत बढ़ती है, हमारी मैम हिम्मत देती हैं। और भी महिलाएं आगे बढ़े। आप बताइए, यहाँ काम करने से कितनी मदद आपको मिली है? आपके घर में खाने पीने की चीजें वो सब जुटाने में आपको कितनी मदद होती है बच्चे के इलाज में? मदद सब कुछ मैम दी, शादी लड़के करवाइन, मकान मेरा बनवाइन, पढ़ाते हैं बच्चे के यहाँ। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अब खुश हैं आप? हाँ खुश हैं मेरा। सपना उपाध्याय कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए ही काम करती है, लेकिन मसाला फैक्ट्री शुरू करने का आइडिया उन्हें कोविड महामारी के दौरान, जब पीड़ित परिवारों के सामने अपने घर का खर्च चलाने का संकट खड़ा हो गया। देखिए, जब लास्ट कोविड का टाइम था तो उस समय में जो कैंसर से पीड़ित बच्चों की माएँ थीं और पिता थे, तो स्पेशली माएँ कुछ करना चाहती थी कि दीदी हमारे घर की चूल्हा रोटी नहीं चल रहा। तो उस समय मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो बस एक ही दिमाग में आया जब कोविड का टाइम था कि मसाला, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो एक मसाले से ही मुझे लिंक किया मैंने कि शुद्ध मसाले हम बनाएंगे और सब जो बच्चों की माँओं को, जो कैंसर से ठीक हुए हैं बच्चे, उनकी माँओं को इससे जोड़ेंगे। अनाज बीनती, मसाला पीसती ये महिलाएं अन्य कामकाजी महिलाओं की तरह ही हैं, पर इनकी कहानी जुदा है। ये बंधी हैं एक डोर से, वो है इनका दर्द। अपने बच्चों को कैंसर से लड़ता देख करके जिस दर्द से ये महिलाएं गुजरी हैं, अब उसी दर्द पर अपने हौसले से ये मरहम लगा रही हैं। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी छोटे बड़े हादसों का शिकार होता है। कई बार ये हादसे काफी कुछ छीन लेते हैं, मनोबल तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन हादसों के बाद और ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। ये लोग कुछ अलग करने की ठान लेते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर राम दयाल ने भी ऐसा ही किया। एक ट्रेन एक्सीडेंट में इनके दोनों पैर कट गए और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नवोदय स्कूल एक इतना दे स्कूल है, एक बढ़िया खाने टेबलों पे बैठ के उसे स्टडी होनी है। बच्चों को पढ़ाई की अहमियत समझा रहे ये हैं इंस्पेक्टर रामदयाल। एक ट्रेन हादसे ने इनके दोनों पैर छीन लिए, लेकिन हौसला है। 7 साल तुझे पढ़ना है। पहले सिर्फ नौकरी करते थे, आज नौकरी के साथ समाज सेवा। उनकी समाज सेवा सैकड़ों गरीब बच्चों का भविष्य संवार रही है। उनका मिशन इन बच्चों के सपनों को उड़ान दे रहा है। रामदयाल ने ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों का दाखिला नवोदय विद्यालय में कराने का बीड़ा उठाया। इसके लिए वो अलग अलग सेंटरों पर बच्चों को 6 महीने की मुफ्त कोचिंग का इंतजाम करवाते हैं। बेसिकली मैं यूनाइटेड नेशन में जॉब करता था, यूएनओ में। तो ये बात है 97 से लेकर 2000 तक की। यूगोस्लाविया में पार्ट है कोसोवो, वहां पे वॉर था। तो आई वॉज सर्विंग देयर एज ए यूएन पीस कीपिंग फोर्स एंड उसमें मैं ट्रेन के नीचे आ गया था। वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोनों लेग्स मेरी कट गई। और उसके बाद जब मैं चलना सीख रहा था, जब बच्चों की तरह हर काम करना सीख रहा था दोबारा से लाइफ में, तो मेरा मन नहीं जीने के लिए रेडी था। मैं फ्रस्ट्रेशन में था बहुत ज़्यादा।
तो उस समय मेरे बड़े भाई साहब हैं जो डीआईजी रिटायर हुए हैं बीएसएफ से, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि अब लोगों के लिए जीना पड़ेगा तुम्हें, अब दूसरों के लिए जियोगे तो अच्छा एक एंथुसियाज्म से जी पाओगे। तो दैट इज द स्टार्ट ऑफ दैट मिशन। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा नवोदया का, इसमें हम छुट्टी वाले दिन ही क्लास लगाते हैं, क्योंकि बच्चे ने 5वीं क्लास भी पास करनी है और JNVST का टेस्ट भी पास करना है। तो उसके लिए हमें उसको इनरोल ही उस दिन के लिए करना पड़ता है, क्योंकि बाकी दिन वो स्कूल अटेंड करेगा, छुट्टी वाले दिन हमारे पास आएगा। जो टोटल 6 महीने में 50 दिन के करीब बनते हैं। इंस्पेक्टर रामदयाल का मिशन गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उनके मिशन से फायदा उठाकर सैकड़ों बच्चे नवोदय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। कई बच्चे तो पढ़ाई के बाद अब जॉब करने लगे। करीब 900 से प्लस बच्चे हैं जी जो पढ़ के जा चुके हैं या पढ़ रहे हैं टोटल। लेकिन इस साल जो अभी हमारा सेशन निकला है उसमें हमने 4 डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया है। 1600 बच्चों को कोचिंग दी थी, जिसमें 200 के करीब 205 बच्चों के करीब हमारा 4 डिस्ट्रिक्टों में 320 बच्चे होने थे, तो हमारा ज्वाइन कर रहे हैं इसी साल का। तो ये जो सेशन स्टार्ट होगा 22 और 23 का सेशन, जिसमें 21 जनवरी 23 को पेपर पड़ेगा, उसमें हमारा 7 डिस्ट्रिक्टों में जाने का प्रोग्राम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए इंस्पेक्टर रामदयाल ऐसे टीचर बन गए जो उन्हें मुफ्त किताब और कोचिंग तो देते ही हैं, साथ ही आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला। इंस्पेक्टर श्री रामदयाल सर पढ़ाते ने, सब कुछ फ्री दे रहे ने, कापियां, पेंसिल, पेन सब कुछ फ्री दे रहे ने। हम यहाँ पे नवोदया की बुक से काम करते हैं और ये हमको पढ़ाते हैं नवोदया की बुक, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम सीख सकते हैं कुछ, और ये नवोदया की बुक हम पढ़ते हैं। ये नवोदय वाले सर हैं, ये हमें फ्री में किताबें भी देते हैं, कॉपी भी देते हैं, पेंसिल भी देते हैं। हम यहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं, इसके बाद हम यहाँ पास करके सीधा नवोदय वाले स्कूल में चले जाएंगे। इंस्पेक्टर रामदयाल एक ट्रेन हादसे में अपनी दोनों टांगे गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। लगभग पिछले 2 दशकों से इन गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा इन्होंने उठाया है, और मुफ्त में जो एजुकेशन है और कोचिंग है वो इन बच्चों को दे रहे हैं। साथ में समाज के लिए लगातार काम है इंस्पेक्टर रामदयाल कर रहे हैं। इनके जज्बे को हमारा सलाम। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर रामदयाल जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। रामदयाल जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। आपको इंस्पेक्टर साहब कहूं कि टीचर साहब, किस रोल में ज्यादा खुशी मिलती है आपको? रवीना जी, आप स्टूडेंट कह लीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इस लर्निंग कैपेसिटी में रहना, लर्निंग सेंस में रहना, यही मुझे आजकल बहुत भाता है और मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है। स्टूडेंट कह सकते हैं आप। कितना कठिन रहा है अब तक आपका सफर, और फिर अब तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे भी आपके मिशन में मदद कर रहे होंगे। बिल्कुल मैम, मेरे साथ जो बच्चों ने 5वीं में टेस्ट पास किया था, आजकल वो मेरे को एज ए टीचर डोनेट कर रहे हैं अपने आप को, और मेरे साथ लगे हुए हैं। और बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं गाँव के, उनको वो इस कोचिंग में बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं। और रिसेंटली हमारे 72 बच्चे, हमारे पास अभी रिकॉर्ड पहुंच रहा है, और भी 72 बच्चे क्लियर कराए हैं उन्होंने। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पहले वाली 2014 में और 2012 में, 11 में जी। वो बच्चे अब हमारे टीचर हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में स्लम एरिया में रहने वाले लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें न तो 2 वक्त की रोटी मिलती है और न ही शिक्षा। ऐसे बच्चों की मदद के लिए देश में कई एनजीओ काम कर रहे हैं, मगर इन एनजीओ के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों का सहारा बन रहे हैं। नोएडा में कुछ छात्रों ने गरीब बच्चों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है।
किसे कहते हैं, ये कोई इन मासूमों से पूछे। सिर छिपाने के लिए इनके पास झुग्गी झोपड़ी तो है, मगर 2 वक्त की रोटी का कोई भरोसा नहीं। खाने को कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो खाली पेट ही दिन गुजर गया। मगर नोएडा की झुग्गियों में रहने वाले इन बच्चों के दर्द को समझा कुछ छात्रों ने। नोएडा में पढ़ाई कर रहे ये छात्र इन मासूमों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। इन छात्रों को अपने शिक्षकों और माता पिता से इस नेक काम की प्रेरणा मिली। हमने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, उन्होंने बोला और हमने उनसे बात की कि भाई कैसे मतलब छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ हमें मिली है तो इतने अच्छे से मिली है। तो वो सब पेरेंट्स ने बोला कि आप जाइए, अपने टीचर्स के साथ काम कीजिए, सोशल थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कि आपको जो चीज़ें मिली है तो वो किस उससे मिली है, आपको कितनी आसानी से, और कुछ बच्चों को इन चीज़ों के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मुझे मेरे पेरेंट्स से और मेरे टीचर्स से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर है। ये सभी छात्र वॉइस ऑफ स्लम नाम के एक एनजीओ की मदद से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके खाने का इंतजाम करते हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी या फिर बारिश, रोजाना पौष्टिक और गर्मा गर्म खाना इन बच्चों तक पहुंचाया जाता है। इन लोगों की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों का पेट भरा जा सके। अगर बच्चा पढ़ेगा लेकिन पढ़ाओ उसके पहले उसको खिलाओ, तो पौधा कब बढ़ेगा जब वो अच्छा खाना खाद पानी जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा लगातार कम्युनिटी में जा करके इस मुद्दे को कि खाना, अच्छा खाना, सिर्फ पेट भरना नहीं, एक प्रॉपर थाली हो जिसमें दाल हो, चावल हो, अन्न हो, फल हो, कभी दूध हो, तो इस तरह से उन लोगों को ये समझाना कि बहुत जरूरी है। कोरोना काल में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इन बच्चों की परेशानी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि इनके पास पिता की कमाई का रास्ता बंद हो गया था। ऐसे मुश्किल वक्त में आरजू और शिखा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन बच्चों की सुध ली। इन लोगों के लिए महामारी के दौर में यह काम आसान नहीं था, लेकिन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद ये लोग अपने मिशन में डटे रहे। हम कई साल से आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों को खाना बांटने के लिए। मेजरली ये काम लॉकडाउन में शुरू हुआ था, जब सबकी नौकरियां चली गई थी, कुछ काम नहीं था, पूरा सब कुछ बंद हो रखा था, खाना किसी के पास नहीं था। तो वॉइस ऑफ स्लम स्टार्ट हुआ था तब से, और हर दिन यहाँ पे 500 से ज्यादा बच्चों को खाना खिलाया जाता है, और अब तक हम 22 लाख बच्चों को खाना खिला चुके हैं। ये सभी वो बच्चे हैं जो किसी मेट्रो स्टेशन या बाजार में फूल, पेन समेत कई दूसरी चीजें बेचते हैं, ताकि 4 पैसे कमाकर अपना और अपने घर वालों का पेट भर सके। इन स्टूडेंट्स की जिंदगी में ऐसी तो कोई कमी नहीं थी कि इनको 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर घूमना पड़े, लेकिन जब अपनी ही उम्र के बच्चों को उन्होंने देखा कि वो कैसे 2 जून की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनसे रहा नहीं गया और एनजीओ के माध्यम से ये ठान लिया कि जितना हो सकेगा उतना ऐसे बच्चों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि पेट भरा होने से सबसे बड़ी जो दिन का चैलेंज होता है इन बच्चों का वो पूरा हो जाता है और पढ़ने के लिए आगे का रास्ता भी खुल जाता है। हमारे देश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में ये सभी छात्र स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर भी गरीब महिलाओं और बच्चों की सेहत सुधारने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हम सामुदायिक रेडियो के लिए काम करते हैं और हम एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड हैं। यूथ बहुत है मेरे पास में, बहुत सारे बच्चे रोज आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, एनर्जी है। हम लोग मिनिस्ट्री के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। अभी जैसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कर रहे हैं जो वुमेन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर है। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को यूनिवर्सिटी के इन छात्रों ने सच साबित कर दिया है। खास बात यह है कि छात्र जीवन में समाज सेवा कर रहे ये लोग दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शायद हम में से कभी किसी ने ये दिन नहीं देखा, लेकिन जब इन बच्चों को आप पास से गुजरते देखते हैं तो क्या दिमाग में आता है? दया का भाव आता होगा, लेकिन सेवा का भाव इन स्टूडेंट्स के दिल में आया और अपने दिमाग से इन लोगों ने काम लिया और एनजीओ के माध्यम से इनको खाना खिलाने का बीड़ा उठाया। अगर आपके घर के आसपास भी ऐसे बच्चे हैं तो आप भी ये सोच सकते हैं, आप भी ये कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये स्टूडेंट्स बनकर निकले हैं। भारत में स्ट्रीट डॉग्स बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। आए दिन स्ट्रीट डॉग्स के हमले की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार इन डॉग्स को ही बेरहमी से पीटने के वीडियो वायरल होते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए
कि इन स्ट्रे डॉग्स की देखभाल हो और इनसे आम लोगों को भी कोई परेशानी न हो। लखनऊ की 2 बहनें ऐसा ही कर रही हैं। उन्होंने बेसहारा डॉग्स को आसरा देने का बीड़ा उठाया है। बीमार, घायल और आवारा कुत्तों के लिए काम करने वाली युवाओं की ये टीम हर रोज किसी न किसी बेजुबान की जिंदगी बचा रही है। चारू और उनके साथियों के लिए शुरुआती दिनों में यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन लोगों के सामने कई चुनौतियां आई, मगर इन्होंने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक छोटी सी पहल अब एक बड़ा रूप लेती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कुछ बहुत बड़े केसेस मिल जाते हैं और उनमें जो कॉस्ट आ रहा होता है वो क्रॉस कर जाता है कि हम भी आउट ऑफ पॉकेट होने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी सेविंग्स मिलाने के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है। देन हम लोगों से अपील करते हैं। चारू और उनकी टीम ने इस काम में सोशल मीडिया की भी मदद ली और आसरा द हेल्पिंग हैंड्स के नाम से एक सोशल पेज बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी इस मुहिम से जुड़ सकें। आसरा ये नाम की पहल भी मेरी बहन की थी। ये इसको ही एक आया था कि हम किसी को मदद दे रहे हैं, किसी को शेल्टर दे रहे हैं, तो उसका नाम भी ऐसा होना चाहिए कि पता चले। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड आसरा और हमने आसरा ही नाम रखा। हम लोगों से अपील करते हैं कि एक अच्छा काम है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं कि जो करना चाहते हैं बट वो फिजिकली उस काम को नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को सर्च करने की मतलब देखते हैं कि हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं और वो हमको मदद प्रोवाइड कर पाए। फिर हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमको एक हेल्प दे सकते हैं या व्हाटएवर जिस तरह से भी वो हमको एक मदद पहुंचा सकते हैं। हम उनसे अपील करते हैं और टचवुड कई सारे अच्छे लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। ये लोग कुत्तों के इलाज, उनकी नसबंदी, उनके रहने और खाने का इंतजाम करते हैं। इसके लिए ये लोग अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं। आसरा के जरिए अब तक 200 से अधिक बेजुबानों को नई जिंदगी मिली, जबकि रोजाना 60 से अधिक डॉग्स को खाना दिया जाता है। हाँ, बेशक हमें फंडिंग में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास में फंडिंग का प्रॉपर कोई जरिया नहीं है और हमारे पेज पर भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। अभी इतना ज्यादा हमारा पेज बड़ा नहीं है जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी हम सब युवा जो हैं, हमारी युवा की जो ये पहल है आसरा द हेल्पिंग हैंड्स, हम सब अपनी सेविंग से इन सब की मदद करते हैं और आशा है कि हम आगे इस मदद को ऐसे ही जारी रखें। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने कुत्तों को गोद लिया था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही लोगों ने इन बेजुबानों को सड़क पर छोड़ दिया। ऐसे कुत्तों को भी ये लोग आसरा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आसरा के सदस्य जानवरों के प्रति बढ़ रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप एक डॉग को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एज अ मेंबर रखें और उसका वैसे ही ख्याल रखें, उसको वैसे ही प्रिपेयर करें छोटे से, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को करते हैं। चारू और उनकी बहन बताती है कि उन्हें इस काम की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली और वो चाहती है कि लोग विदेशी नस्ल की जगह ज्यादा से ज्यादा देसी नस्ल के कुत्तों को अपनाएं। जब हमने और मेरी बहन पूर्णा खरे ने इसकी शुरुआत की तो इसमें सबसे बड़ा हाथ था वो मेरे पेरेंट्स का था, यानी मेरे फादर का था और मेरी मदर का था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि फैमिली में जब आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपको सिखाया जाता है कि देखो ये जानवर है, कई होता है कई जगह पे लोग आपको कहते हैं कि कुत्ता है काट लेगा, तो हमारे घर में हमको ऐसा नहीं बताया गया। हमारे घर में कहा गया देखो ये कुत्ता है, ये परेशानी में लग रहा है, इसकी मदद करो। तो हमें मेरा एक शुरुआत से हमारी सोच उस तरीके से डेवलप होती गई और हमारे अंदर ये कहीं ना कहीं से हमारे अंदर ये थॉट प्रोसेस हमारा बनता गया कि नहीं, ये बेजुबान भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमें इनकी मदद करनी है। और जब आप अपने सामने किसी को तड़पते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इंसान होने के नाते अपना कदम पीछे कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लखनऊ और आसपास के जिलों में जब किसी बेसहारा कुत्ते के बीमार होने या फिर घायल होने की सूचना मिलती तो ये लोग वहां तुरंत मदद के लिए पहुंचते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास टैलेंट है उस चीज़ को कर पाने का, रेस्क्यूज परफॉर्म कर पाने का ऑन फील्ड, तो हम उसको अपने काम के बर्डन की वजह से इग्नोर नहीं कर सकते। आप काम पर गए, आप स्कूल में गए, आपका क्लास लगाया, पढ़ा रहे हैं और उस बीच में एक रेस्क्यू ऑपरेशन आ गया, तब क्या करते हैं? इन दैट केस हम बैकअप में मैनेज करके रखते हैं। हम में से कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहता है रेस्क्यूज के लिए। अगर हम लोग 4 लोग वर्क कर रहे हैं तो कोई एक भी काम पे है तो दूसरा उस केस को फिर अटेंड। काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, इनके इंजेक्शन से लेकर के पूरी प्रॉपर तरीके से इनका ख्याल रखते हैं ये लोग। और अच्छा भी लगता है कि सब बच्चों को, मतलब कि ये सब बच्चे हैं हमारे, ये सब तो कब ये सब लेके आते हैं, सब ध्यान से सब चीज़ खिलाना पिलाना, हर चीज़ इनका पूरा प्रॉपर तरीके से
रहता है इनका। सोसाइटी में इस चीज की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल अपने जैसे हो गए हैं ये सब बच्चे, और इन लोगों ने इतना केयर किया हुआ है, तो हम लोग भी इन लोगों का मतलब कि इनके साथ साथ हम लोग भी इनकी केयर करते हैं। जो आपको सड़कों पर नजर आते हैं, उनकी रखवाली करने के लिए ही ये संस्था लगातार काम कर रही है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है, पर ये वही यंगस्टर्स हैं जिनकी पूरी टीम मिलकर इन तमाम जो रोड साइड कुत्ते चलते हैं उनकी रखवाली करती है, उनकी मदद करती है। और अगर कहीं भी पूरे लखनऊ में दिक्कत होती है, इनसे संपर्क किया जाए तो इनकी इस तरह की मदद होती है। आप देखेंगे तमाम कुत्ते इनके पीछे दौड़ के जाते हैं जब भी ये कहीं से निकलते हैं। और ये जो एक तरह से लवर है, यानी कि जो डॉग लवर कॉन्सेप्ट है, शायद वो यहाँ पर सटीक बैठता है, ना केवल वहां पर जहां पर आप अपने घरों में कुत्तों को रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक ही मकसद है, दूसरों के जीवन में उजाला लाना। ऐसी ही है रीटा सिंह। उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद की रीटा सिंह की चमक सोने से भी खरी है। रीटा की पहल से 6000 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी रोशन हो चुकी है। आज भी मुरादाबाद में किसी महिला को रोजगार की जरूरत होती है तो वो एक ही दरवाजा खटखटाती है, और उस दहलीज से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। मुरादाबाद में रोजगार की मशाल, उम्मीद की किरण और न जाने क्या क्या। 80 साल की रीटा सिंह को और भी कई नामों से पुकारा जाता है, और इसकी खास वजह 2002 में प्रधानाचार्य के पद से रिटायर होने के बाद रीटा सिंह ने अपने जीवन का हर एक पल समाज के नाम कर दिया। कभी रोजगार, कभी भावनात्मक मजबूती, तो कभी शिक्षा। रीटा लगातार महिलाओं को रास्ता दिखाती रही, लड़कियों को हुनरमंद बनाती रही। आज 6000 से ज्यादा लोग इनके दिखाए रास्ते पर चलकर जिंदगी की गाड़ी सरपट दौड़ा रहे। बचपन से इसमें शौक था कि मैं किसी के काम आऊं। छोटी छोटी बातें होती थी, कोई दुख दर्द होता था, उसमें बहुत दौड़ के मैं पहुंचती थी बचपन से। किसी के कष्ट में, किसी के दुख में जाना, मैं खुशी से ज्यादा ये सोचती थी कि कोई कष्ट में है उसकी मैं सेवा करूं, उसके पास पहुंचूं। और कुछ मेरा परिवार का वातावरण ऐसा था कि मुझे बहुत अफेक्ट किया। हमारे फादर की शिक्षाएं ऐसी अच्छी थी कि वो मेरे हृदय में एक एक करके सब बैठती गई। और उन्हें मैं 5 बहनें हूँ, और 5 बहनों में उन्हें सबसे ज्यादा यकीन मुझ पे था कि ये मेरी आदर्शों पे मेरी सबसे महत्वपूर्ण लड़की है जो चलेगी, और वो मैंने करके दिखाया। छोटा सा उदाहरण दूं, जब मैं खिलाड़ी के रूप में बीए में थी तो उस समय हमारे यहाँ लड़कियों को खेलने के लिए नहीं भेजा जाता था। पढ़ाई भी बड़ा मुश्किल से कराई जाती। मैं तो उस जमाने की बात कर रही हूँ, मेरठ में थी। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन जब नेशनल के लिए हुआ तो फादर ने भेजने को मना कर दिया। प्रिंसिपल रोज समझाए, गेम्स टीचर समझाए, लेकिन मैं भी घर में बहुत मम्मी पापा से कहूँ जाने दीजिए। पर फादर को था कि भाई हमारे राजपूत थे, हम लोग जयपुर के थे, आप वैसे ही जानते हैं राजस्थान में बहुत पर्दा और बहुत ऐसा पाबंदियां लड़की। जरूरी नहीं कि बड़े काम के लिए बड़ा नाम, शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगे, कोई चुपचाप भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता। रीटा सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने साथियों के साथ ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। संयुक्त महिला संगठन के नाम से एक और संस्था खड़ा किया। इसमें महिलाओं को कई तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इस पहल से मुरादाबाद की 6000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। इन उपलब्धियों के लिए मलाला अवार्ड के साथ भी कई पुरस्कार रीटा को मिल चुके हैं। आज मुरादाबाद में किसी भी लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, किसी महिला को अपनी पहचान बनानी होती है, वो सीधे इनके पास पहुंच जाती है। रीटा की संस्था की सफलता का राज है कड़ाई और अनुशासन।
कितनी लड़कियों के लिए फोन आते मेरे पास कि आपके यहाँ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई में मैं काम को ज्यादा जोर देती हूँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है। वैसे ट्रेनिंग आप दें तो इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन हमने एक अपना सिस्टम बना रखा था कि हम उनको 3 तरह से हम उनका एग्जाम लेते हैं। प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी भी, ब्यूटिशियन को मान लीजिए है तो उसमें हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं और वाइवा भी करते हैं। हस्तकला, ब्यूटिशियन, टीचर, सिलाई कढ़ाई, पिछड़े समाज में जागरूकता, गरीब बच्चों को शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये वो काम है जो प्रमुखता से किए जाते हैं। और इस काम में मदद के लिए रीता के पास कुशल और मेहनती महिलाओं की एक टीम है जो हर राह के हर रोड़े को अभी बहुत सारी महिलाएं हैं, करीब 7,060 तो हमारे रिकॉर्डेड हैं जो रजिस्टर में पंजीकरण है। इसके अलावा भी समय समय पे हमारे आती थी महिलाएं, सर्टिफिकेट मांगने के लिए भी आती थी। हमारे पास जो ऐसी फर्जी ब्यूटिशियन सेंटर खोल के बैठ जाती हैं लेडीज, वो आती हैं कि अपना एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपको मैं 15,000 दूंगी, मैं आपको 20,000 दूंगी। लेकिन मैंने कभी भी अपनी संस्था को बेचा नहीं है और ना अपने को बेचा है, ना जिंदगी में कभी बेचने का मेरा सपना है कि मैं कभी ऐसा करूंगी। तो मैंने कहा आप 6 महीने हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, वही हमारी फीस दीजिए और आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके एग्जाम दीजिए, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कहने का तात्पर्य करीबी इतनी लड़कियां निकल चुकी हैं, विभिन्न प्रकार के 20-22 ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे शुरू करी। मैंने क्या, मेरे साथियों ने, मेरे सदस्यों ने, मेरे टीचर्स ने, मैं तो इनको अपना हाथ पैर आंख नाक अपने शरीर का अंग मानती हूँ कि इनके बिना जैसे शरीर नहीं चल सकता, वैसे शायद इन लोगों के बिना मैं भी AIWC को इतने आगे नहीं बढ़ा पाती। सात 7,060 की जो मैंने ट्रेनिंग दी है, मैं समझती हूँ लगभग 400-500 महिलाएं तो अभी भी कर रही हैं, क्योंकि अक्सर हमारे मेंबर्स को महिमा बताती हैं कि इनको मिल जाती हैं लड़कियां, हम जॉब कर रहे हैं। कितनी लड़कियों के लिए फोन आते मेरे पास कि आपके यहाँ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ वाकई में मैं काम को ज्यादा जोर देती हूँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है। वैसे ट्रेनिंग आप दें तो इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन हमने एक अपना सिस्टम बना रखा था कि हम उनको 3 तरह से हम उनका एग्जाम लेते हैं। प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी भी, ब्यूटिशियन को मान लीजिए है तो उसमें हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं और वाइवा भी करते हैं। तीनों तरह का एग्जाम होता है। अगर हमने ब्यूटिशियन में 12 चीजें हमने सिखवाई हैं तो हम 12 ही चीजें हर लड़की से बनवा के देखते हैं। ये नहीं होता। और दूसरा ये भी नहीं मैंने रखा कि जो टीचर से मैं ट्रेनिंग दे रही है वही इम्तहान ले ले, दूसरे सेंटर की इधर आएगी, इधर के सेंटर की उधर जाएगी, ताकि निष्पक्ष रूप से उन बच्चों का हो। तो हमारे यहाँ लड़कियां बहुत अच्छी निकल रही हैं। 34 साल की नौकरी के बाद कोई भी आम आदमी आराम के मूड में रहता है, छुट्टियां मनाता है, लेकिन 80 साल की रीता के मन में तो कुछ और था। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। मेहनत और लगन से खुद रास्ता तैयार किया, टीम बनाई और निकल पड़ी समाज सुधार की राह। कहते हैं कि अगर किसी के दर्द को आप समझ पाएं, किसी के दर्द को आप जी पाएं, तो आप उसके दर्द के साथ खुद को इन्वॉल्व पाते हैं और तभी कोई रास्ता निकलता है ये समझने का कि आखिर उसके दर्द में आप किस तरीके से सहभागी बन सकते हैं। ये कहानी भी कुछ इसी तरीके से है, जिसमें यह तय किया गया कि आखिर वो तमाम महिलाएं जो परेशान हैं रोजगार ना होने की वजह से, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए एक उम्मीद, एक किरण ऐसी बन के आई जिसने कहीं ना कहीं उनको नई दिशा दी जीवन में आगे जीने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।